चलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। सो वेलकम टू माय चैनल P4 फिजिक्स। इस चैनल पे मिलेगी आपको फिजिक्स से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम का एक यूनिक और बहुत जेन्युइन सोल्यूशन, जिससे आप फिजिक्स की लैंग्वेज पे इजीली समझ पाए और साथ ही फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। सो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा क्या कि अगर हम कभी भी दो वायर्स लें और जिनमें करंट चल रहा हो और वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो, तो क्या वो वायर आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या फिर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो आज हमारा पढ़ने का मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि अगर हम कभी भी दो वायर्स लें, उन दोनों वायर्स में करंट चल रहा हो, खास बात क्या होगी, वो दोनों वायर्स आपस में दूसरे के हों पैरेलल, तो क्या वो दो वायर्स आपस में दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या आपस में दूसरे को रिपेल करेंगे। ये डिपेंड ऑन द कंडीशन कि करंट की क्या डायरेक्शन क्या होगी, तो जिसके हिसाब से वो आपस में करेंगे अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन लगाएंगे दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या मान के चलते हैं कि मेरे पास एक वायर है, ठीक है, इसमें करंट I1 चल रहा है और इस वाले वायर का नाम मैंने फर्स्ट रख दिया। ये एक फर्स्ट वायर है जिसमें करंट कितना चल रहा है I1। अगर इसमें करंट I1 चल रहा है तो राइट हैंड रूल के हिसाब से करंट इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। तो मैं एक पी पॉइंट मान लूँ कि एक पी पॉइंट है ये वाला, है ना, इसके पहले एक पी पॉइंट है ये वाले। तो इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या होगी, क्रॉस क्रॉस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्योंकि इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर की तरफ। और जो मेरे लेफ्ट हैंड पे क्या होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है तो यहाँ से कैसे निकलेगा, बाहर की तरफ होकर हो जाएगा डॉट डॉट। अभी हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे, हम बस का ध्यान दे रहे हैं कि मैंने एक डिस्टेंस ली। कितनी डिस्टेंस ली मैंने वाली, r। तो मैंने ये वाली बात नोटिस करी कि r डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है वो कैसा है, अंदर की तरफ। अच्छा, अगर r हमने फिर वो भी पढ़ा था क्या, एम्पलीट्यूड लॉ के हिसाब से कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो क्या निकलती है। अगर एक स्ट्रेट वायर है हमारे पास तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। ये हमने पढ़ चुके हैं पहले, क्या एम्पलीट्यूड लॉ का एक एप्लीकेशन है। अच्छा, अगर यहाँ पे करंट I1 चल रहा है तो मैं क्या लिखूंगा, I1 और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा B1। तो इस वाले मैग्नेटिक फील्ड का नाम क्या माना जाएगा, B1। ठीक है, इतना समझ में आया कि भाई एक वायर है जिसमें करंट I1 चल रहा है, उसके r डिस्टेंस पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल दी। वो मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू, मैग्नीट्यूड कितना है उसका, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई r। उसकी डायरेक्शन कहाँ है, अंदर की तरफ। ठीक है, अब मैंने इसी वाले पॉइंट पे एक दूसरा वायर रख दिया, ठीक है, जिसमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा था। जिसमें करंट कैसे चल रहा है, अपोजिट। क्या पता उसमें भी करंट सेम डायरेक्शन में चल रहा हो, पर मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि इसमें करंट कैसे चल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर आप सेम डायरेक्शन मान के चलोगे तो मैकेनिज्म सेम होगा, कंसेप्ट भी सेम होगा, बस डायरेक्शन अलग निकल जाएगी। वो देखो हम कैसे निकालते हैं। हम क्या मान के चल रहे हैं, इसमें करंट कैसे चल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। इस करंट की वैल्यू क्या मान रहा हूँ मैं, I2। करंट की वैल्यू क्या मान लो, I2, कि इसमें करंट I2 चल रहा है, इसमें करंट I1 था। अच्छा, अगर इसमें करंट I2 चलेगा तो रोही राइट हैंड रूल लगाएंगे ऐसे करके, तो करंट नीचे की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ से बाहर निकल के इसके अंदर चला जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, क्रॉस क्रॉस, यहाँ भी क्या है क्रॉस क्रॉस, यहाँ भी क्या है क्रॉस क्रॉस, और यहाँ भी क्या है क्रॉस क्रॉस। अब ये दोनों वायर एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे हुए हैं, है ना भाई। इसने मैग्नेटिक फील्ड बनाया तो ये वाला वायर इस वाले मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया। अब इस वाले वायर में करंट चल रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर भी बनाएगा, इधर भी बनाएगा। तो अगर इधर बनाएगा तो ये वाला वायर इस वाले इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया। अब ये दोनों वायर दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, भैया इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने पढ़ा, अगर हम कभी भी करंट कैरिंग वायर को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो क्या लगाते हैं, दूसरे के ऊपर फोर्स। उस वाले फोर्स की क्या वैल्यू होती है, हमने निकाल के सीख ली थी। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई बी वाला जो सॉरी सेकंड जो वायर है, सेकंड वायर, इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही होगी, इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही होगी, तो आप क्या बोल लिखोगे, फोर्स ऑन वायर सेकंड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट वायर, है ना। तो वो कितनी लिखी जाएगी, F2 इक्वल्स टू ILB साइन थीटा। अच्छा, अब देखो F2 मतलब सेकंड वाला फोर्स, इसका तो निकाल रहा हूँ, तो करंट भी किसका लेना पड़ेगा, इसका। तो I के साथ क्या जाएगा 2। अगर मैं इस वाले वायर के ऊपर फोर्स निकाल रहा हूँ, लेंथ भी इसकी मानी जाएगी, तो यहाँ भी क्या जाएगा L2। या फिर मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि मुझे फिक्स लेंथ पे निकालना है, ठीक है ना। तो L को L2 नहीं मानना, मैं L को क्या मान रहा हूँ, केवल L, कि मुझे इतने सेक्शन के ऊपर क्या निकालना है, फोर्स। अच्छा, B, ये किस वाले मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, फर्स्ट वाले के, तो इसका नाम क्या जाएगा B1। बस आपको ये गलती नहीं करनी है, B2 नहीं लिखना, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड B2 है वो इस वाले के लिए काउंट होगा, और ये वाला वायर किसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, B1 के मैग्नेटिक फील्ड में, तो B1 यहाँ इसलिए लिखा जाएगा। अब I2 की वैल्यू हमें पता है, I2 की वैल्यू I2 है, L की वैल्यू है, B1 की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R। और साइन क्या होगा यहाँ पे, साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, तो हमारे F2 की वैल्यू क्या आएगी, F2 इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई R। तो मेरी किसकी वैल्यू निकल गई, मेरी F2 की। ठीक है,
अब F2 की वैल्यू तो निकल गई, अब हमें डायरेक्शन निकालनी है। तो डायरेक्शन के लिए क्या कौन सी बड़ी बात है, हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा देंगे अपना ये वाला ही। तो ये क्या होता है ए, ये क्या होता है बी, ये क्या होता है सी। मैग्नेटिक फील्ड का जा रहा है अंदर की तरफ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का जा रहा है अंदर की तरफ, करंट का जा रहा है नीचे की तरफ, तो फोर्स का जाएगा इसमें इस तरफ, ठीक है। तो फोर्स का जाएगा इसमें इस तरफ, ठीक है। अगर कभी भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और करंट नीचे की तरफ है तो फोर्स कहाँ जाएगा इसमें इस तरफ। अच्छा, इस वाले बारे में देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, करंट ऊपर की तरफ है, तो फोर्स कहाँ जाएगा इस तरफ, ठीक है। तो इसका फोर्स का निकल गया F, इसका भी फोर्स का निकल गया F, और दोनों कैसे जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या मैं ये वाला कंक्लूजन निकाल सकता हूँ क्या कि अगर मान लो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी ये दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल, और अगर हमेशा दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट। अच्छा, अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो क्या होगा, करंट इस टाइम ऊपर की चलेगा, ऊपर की तरफ चलेगा, और करंट अगर ऊपर की तरफ चलेगा तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, तो फोर्स इस तरफ, ठीक है। अगर करंट ऊपर की तरफ चलेगा तो हाई मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बदल जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड अब मेरा ऐसा होगा, वो करंट मेरा ऊपर की तरफ होगा, तो फोर्स ना होगा अंदर की तरफ, ठीक है। तो इस वाले तरीके से हम ये निकाल सकते हैं कि इनकी डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की। तो हमें बस क्या ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हमसे ये पूछ ले कि अगर दो वायर पैरेलल वायर्स हैं, उनके उनमें करंट चल रहा है तो उनके बीच में कितना फोर्स होगा, तो उसके फोर्स की वैल्यू क्या होगी म्यू नॉट I1 I2 L/2πr। और अगर वो ये पूछ ले कि डायरेक्शन क्या होगी तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो रिपेल करेंगे, अगर सेम डायरेक्शन है तो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा वो आपसे ये पूछ सकता है कि डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको I1 I2 की यूनिट निकाल लिया, नीचे मैं आपको बस हिंट दे रहा हूँ, आपको बस क्या ध्यान रखना है, अगर आपको I1 I2 की वैल्यू 1 करनी है, मतलब I1 इंटू I2 की वैल्यू क्या करनी है 1, ठीक है। ये हमारा मेन मोटिव है, तो हम इसको एक तरफ लिखेंगे और इन सब चीजों को एक तरफ लिखेंगे। तो I1 I2 इक्वल्स टू F2, ये क्या हो गया 2πr अपॉन म्यू नॉट इंटू एल, ठीक है। अच्छा, म्यू नॉट की वैल्यू खुद क्या होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, इतना हमें पता ही है। अगर मैं F2 की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -7 कर दूं और इसकी वैल्यू ऐसी रहने दूं, और R की वैल्यू क्या कर दूं 1 मीटर, ठीक है, अपॉन ये कर दूं 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, L की वैल्यू क्या कर दूं 1 मीटर, तो जो इनका आंसर निकल के आएगा I1 I2 का वो क्या आएगा 1 एम्पियर, ठीक है। तो कहने का मतलब करंट इन दो वायर में 1 एम्पियर कब फ्लो होगा, जब ये दो वायर्स एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हो 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन, क्या लगा रहे हो 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो। इन दोनों वायर्स के बीच में डिस्टेंस कितनी हो 1 मीटर, और हम इस वाले वायर के एक पर्टिकुलर सेक्शन जिसकी लेंथ क्या होगी 1 मीटर, उसके ऊपर फोर्स निकाल दो, ठीक है। तो अगर इस वाले वायर के 1 मीटर के सेक्शन के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है 2 इंटू 10 की पावर -7, और दूसरा वाला वायर कितनी दूर हो 1 मीटर, तो इन दोनों वायर्स के बीच में कितना करंट फ्लो होगा 1 एम्पियर और 1 एम्पियर का। तो ये थी हमारी डेफिनेशन। अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि हमने 2 पाई इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन ही क्यों लिया। अच्छा देखो, वो उसका मैं एक चीज बता रहा हूँ। अब आपको ना I1 I2 की वैल्यू 1 करनी है। अगर आप एक बार ध्यान दो 2 पाई की वैल्यू 2 पाई रहेगी, R की वैल्यू 1 कर सकते हैं, L की वैल्यू 1 कर सकते हैं। अब मैं दो चीजों पर अटक गया, F2 और म्यू नॉट। तो अगर मैं F2 और म्यू नॉट को देखूं तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई 10 की पावर -7, ठीक है, ये तो होती है। अगर मैं F2 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो F2 की वैल्यू देखो, और 2 पाई मेरे पास पहले से ही है, तो मुझे कितने मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जिससे ये और ये ऊपर कट जाए। तो मैं 4 से क्या मान के चला था 2 इंटू 10 की पावर -7, क्योंकि अगर मैंने ऐसा करा तो 2 पाई इंटू 2 क्या बन जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, और ये मेरा पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने फोर्स की वैल्यू क्या मानी थी 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन। आपको इस वाली बात का ध्यान रखना है कि अगर जब कभी हमारे हमसे ऐसा पूछ ले जाए कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स, तो आपको ध्यान रखना है कि वैल्यू क्या आती है, ये आती है। इसमें आपसे वो एक बात और पूछ सकता है क्या कि भाई फाइंड द फोर्स पर यूनिट लेंथ, फाइंड द फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपको पता है कि फोर्स की वैल्यू इतनी होती है, उसने फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछ रखी है, तो F अपॉन L की वैल्यू क्या होगी म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R, ठीक है। ये किसकी वैल्यू निकल गई फोर्स पर यूनिट लेंथ की, ठीक है। तो आई होप कि आपकी वाली वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।